हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में वेक्टर के बारे में जो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, मतलब कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन 2 डायमेंशन, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो मतलब कंपोनेंट जो निकालना है मुझे 3 डायमेंशन में। कौन से में? 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में जो रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर होगा उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर रिसोल्यूशन इन 3D। तो 3D को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो मैं तुम्हें आपको थोड़ा सा बताऊं। तो जैसे मान लो इस तरह से देखा जाए इसको, ये और ये ऐसा है ना। तो इसमें अगर देखो तो थोड़ा सा विजुलाइज करो, ये इसको मान लो आप x, तो इसको मानोगे y, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो ये क्या कहलाएगा? z, है ना। इसी को दूसरे तरीके से भी अगर दिखाना चाहो तो इसको तुम ऐसे मान सकते हो, इसको मान लो y, इसको मान लो x और इसको मान लो z, ऐसा दिखा दो, है ना। तो ये x y z मतलब 3D को हमने रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा कोशिश किया है इसमें। तो ये अब मान लो कि कोई वेक्टर है, सपोज करो कि कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये इस तरह का है और ये इस तरह का है, ठीक है। ये और ये आपस में हमने इसको मिला दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक वेक्टर हुआ, दूसरा वेक्टर अगर दिखाना हो तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये x को मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, ऐसा दिखा सकते हैं। x y z दोनों अलग है, दोनों में थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से बनाया, इसको अलग तरीके से, तो ये थोड़ा सा विजुलाइज सही करता है ना। तो इसमें देखो, अब इसकी बात किया जाए तो देखो इसमें कि अगर मान लो ए वेक्टर तुमने ऐसा लिया है, जैसे सपोज करो एक वेक्टर तुमने ऐसा ले लिया, ये मान लो ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो ये वेक्टर अगर देखा जाए तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट किस में हो जाएगा? ax, इसमें क्या हो जाएगा? ay, और इसमें क्या हो जाएगा? az। तो क्या मैं इसको ax i क्या, ay j क्या और az k क्या? 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको समझो थोड़ा सा कि जहाँ से मान लो एक रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज करो कोई एक कॉर्नर समझो, है ना। कोई कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये जैसे तुम अपने घर का कोई कॉर्नर समझो, उसके नीचे दोनों पोर्शन को x और y मान लो और उसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या मान लो? z मान लो, ठीक है। अब इन तीनों का कंबाइन करोगे तो बीच से एक वेक्टर निकलेगा जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ना। समझ में आई बात? जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन x एक्सिस। क्या मैं इसको ax i कैप लिख सकता हूँ क्या? जैसे हमने 2D में विजुलाइज किया था उसी तरह से यहाँ पर भी। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन y इजकल टू क्या लिखोगे? a y j कैप। गॉट माई पॉइंट? इसी तरह से हमने लास्ट को लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन y z डायरेक्शन, क्या लिखोगे? a z k क्या। क्लियर है मेरी बात? तो क्या मैं ए वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकता हूँ? ए वेक्टर इजकल टू a x i क्या प्लस a y j क्या प्लस a z k क्या। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये कॉम्बाइंड कैसे हुआ उसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझो। जैसे सपोज करो कि मैं x y केवल देखा जाए, तो यहाँ देखो ये a x कंपोनेंट था और a y कंपोनेंट था। अगर मैं ये i है और ये j है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है क्योंकि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? a x i क्या प्लस a y j क्या। लिख सकते हैं क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा था? a z। तो ए जेड को मतलब ऐसा रखा गया है ना, कैसे? इस तरह से परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ऐसे परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए मैं तुम्हें इस तरह से दिखा रहा हूँ, इसको समझो। ये इस तरह से इसकी परपेंडिकुलर है,
और ये कंपोनेंट कितना है, तो ये कंपोनेंट है आपका ए जेड के कैप, है ना, ये क्या है, ए जेड के कैप। अब इनका रिजॉल्व करो, तो इनको जब रिजॉल्व करोगे तो बेसिकली ये वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर किसका कंपोनेंट होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आया? तो बेसिकली जो ये मिला यही तो है ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर। तो बेसिकली जो हमने लिखा, तो हमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर बराबर, गॉट माय पॉइंट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है ना, समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और देखो कि जो हमने यहाँ पे बनाया, जो प्रीवियस में जो बनाया ये, तो इसको देखो, अगर मान लो ये वेक्टर ऐसा है, जेड वेक्टर, सपोज करो ये जेड वेक्टर ऐसा है, और ये एक्स है और ये वाई है, ये वाला कंपोनेंट ये है, तो देखो ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है, ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है, और ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है, मतलब एक्स के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, ए वेक्टर है कि नहीं, समझो थोड़ा सा, है ना, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि जेड वेक्टर लाइक दिस, सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और ये क्या, जेड एक्सिस के बीच में क्या है, एक एंगल बना हुआ है, ये है इसके साथ एक्स के साथ, और ये है वाई के साथ। तो हमने ये बताया कि आप जो समझो इसको थोड़ा सा, कि ये जो एक्स के साथ जो एंगल बनाया ना, उसको मैंने अल्फा मान लिया, है ना, y के साथ जो बनाया उसको मैंने बीटा मान लिया, और z के साथ जो बनाया उसको मैंने क्या मान लिया, गामा मान लिया। ये बात सबको क्लियर है, ये समझ में आया? कैसे, ये इसको समझो ऐसे, जैसे ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इसके साथ एक एंगल बनाएगा, इसके साथ एक एंगल बनाएगा, और z एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बनाया a, ठीक है ना, वो एंगल अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विथ y एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विथ z एक्सिस। तो इसको लिख लेंगे, ए वेक्टर मेक एंगल विथ x एक्सिस इज इक्वल टू अल्फा। क्या लिखेंगे, अल्फा। ए वेक्टर मेक एंगल विथ y एक्सिस इज इक्वल टू बीटा, और ए एक्सिस मेक एंगल विथ जेड एक्सिस इज कॉल्ड गामा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर देखो तो ये एक्स, मान लो ये रिजल्टेंट आर वेक्टर मिला मुझे, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक और डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, ये और ये, तो ये बेसिकली मान लेते हैं ये ए वेक्टर है ना, तो ये ए वेक्टर है, तो इसके साथ क्या बनाया, अल्फा, है ना, इसके साथ बनाया अल्फा, और इसके साथ बनाया बीटा। तो क्या मैं एक चीज़ समझो थोड़ा सा, जो है ये ए वेक्टर बेसिकली क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये बात तो सबको समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखो अल्फा के साथ जो एंगल बना रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये वाले कंपोनेंट एक्स है और ये वाई है ना, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, component of a vector in x डायरेक्शन। क्या ये a, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a एक्स आई तो होगा ही होगा, और साथ में क्या मैं इसको a एक्स का a वेक्टर मॉड कॉस अल्फा आई कैप लिख सकते हैं क्या? ये बात बताओ। देखो फिर से वही पुरानी कहानी, यहाँ से ये वाला लोगे तो ये वाला जो लेंथ होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, जो ए एक्स के बराबर होगा, ए एक्स आई कैप इजकल टू क्या तुम लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा कॉस अल्फा आई कैप। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको समझो थोड़ा सा। वही चीज़ें जो हमने कंपोनेंट निकालने के टाइम पे यूज किया था, वही चीज़ें। समझ में आई बात? कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, इसके बाद देखो सेम थिंग्स। अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
इन वाई डायरेक्शन। अभी तो हमने पढ़ा कि ए वाई जे कैप, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मॉड कॉस बीटा, लिख सकता हूँ ना बीटा, लिख सकते हैं ना इसको, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो चीज होती है वो होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, तो देखो मैं तुम्हें यहाँ समझाऊँ थोड़ा सा। तो ये देखो, मान लेते हैं ये x था, ये y था और ये z था। z क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। और ए वेक्टर जो हमारा था ये बेसिकली ए वेक्टर है। इसके साथ जो बना रहा था वो अल्फा था, ये था बीटा, और इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ये है गामा। समझ में आया? परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन बिकम्स टू इक्वल टू, क्या लिखोगे? ए जेड के कैप। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर मॉड कॉस गामा, ये क्या, सॉरी के क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा तो वेक्टर फॉर्म में जो लिखा जाए कंपोनेंट को, तो ए वेक्टर बराबर क्या मिला? ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या। ये बात तो मैं समझ में आया था। अब इसी को मैं क्या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या? ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर मॉड कॉस अल्फा प्लस आई कैप प्लस ए वेक्टर मॉड कॉस बीटा जे क्या प्लस ए वेक्टर मॉड कॉस गामा के क्या। लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये दोनों फॉर्मेट आपको लिखने आना चाहिए 3D में, है ना? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे देखा जाए तो छोटी सी बात और देखते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट तो ये हो गया ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड के लिए ये देखो, ये वेक्टर और इस वेक्टर को जब आपने जोड़ा तो क्या मिला? ये वाला वेक्टर मिला। और तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मैं रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? पहले वाली कहानी की तरह लिख सकता हूँ ना। और इसके ऊपर क्या हो गया? ये जेड, तो ये वाला मिला मुझे। तो ए वेक्टर का जो मॉड हुआ वो बेसिकली क्या हो गया? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। हुआ कि नहीं यार? समझो इसको, ये दोनों मैग्नीट्यूड है और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो इनके बीच में अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग अभी भी वही लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ का मैग्नीट्यूड जो निकाल देते, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अभी यहाँ का जो इस वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब प्लस में ये क्या हो जाएगा? ये जो जेड है, क्या है ये? ए जेड है ना, ए जेड के क्या। तो इसको आपस में फिर से इसमें ऐड करोगे, तो ये तीनों को जो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? रूट अंडर, देखा जाए तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? अब थोड़ा सा हम ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा, क्या मैं कॉस अल्फा बराबर, यहां से देखो कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा बराबर ए एक्स। देखो यहां से अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा दिखाऊं तुम्हें तो ऐसे समझो, ये अगर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो ये और ये, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, ये अल्फा है, तो क्या मैं इस वाले लेंथ को, इसको ए एक्स आई कैप को क्या लिख सकता हूँ? तो इसी को लिखना है हमें। तो कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? देखो कॉस अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, मतलब ए एक्स अपॉन क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे इसको? ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से कॉस बीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉस बीटा बताओ, ये मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये डायरेक्शन इसको बोला जाता है, डायरेक्शन।
और किस में है, कॉस में, इसलिए कोसाइन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन या कोसाइन डायरेक्शन बोला जाता है इसको बाद क्या बोला जाता है, कोसाइन डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया और ये कोसाइन डायरेक्शन है उसका। तो कॉस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस बीटा किसके साथ बना था, वाई एक्सिस के साथ, देखो ये बीटा है ना। तो अब बीटा कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए मैग्नीट्यूड। सिमिलर कॉस गामा क्या हो जाएगा, गामा किसके साथ था, जेड एक्सिस के साथ, ये इसके साथ था गामा। तो गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए वेक्टर का मॉड। बात समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ोगे तो हमने ये निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखो, जैसे अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने डिफाइन कर लिया तो एक चीज़ हमें बात समझ में आई कि चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए वेक्टर मॉड इजकल टू क्या लिखा हमने, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इन दोनों में स्क्वायर कर दो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों में हमने स्क्वायर कर दिया ऐसा दोनों तरफ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स को देखो, एक्स को अभी लिखने का तरीका जो मैं बताया था आपको, ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मॉड कॉस अल्फा लिख सकता हूँ ना। उसी तरह से ए वाई इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मॉड कॉस बीटा, और इसी तरह से ए जेड इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर मॉड कॉस गामा लिख सकते कि नहीं। फिर यहाँ पे इसको पुट करो तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर मॉड कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर मॉड कॉस बीटा स्क्वायर प्लस ए वेक्टर मॉड कॉस गामा स्क्वायर। समझ में आ रही बात, कोई कन्फ्यूजन। चलो इसके बाद देखो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर इजकल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए वेक्टर मॉड स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर प्लस ए वेक्टर मॉड कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा लिख सकते हैं। अब सभी जगह से देखो, ए स्क्वायर तीनों में कैंसिल आउट होंगे, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बचा, वन इजकल टू क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। ये रिलेशन हमें निकल जाता है। ये रिलेशन का क्या यूज है, अब देखो जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको, किसी भी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है ना, ये ए वेक्टर है और दिया हुआ कि अल्फ़ा बीटा आपको पता हो, तो गामा की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा रिलेशन लगाओगे, ये वाला। समझ में आया, ये यहाँ से एंगल निकालने का काम करते हैं। ये क्या है, बेसिकली कोसाइन डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर है ना। अब नेक्स्ट में इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, वन इजकल टू क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 है ना, 3 ये इधर आ गया तो क्या हो गया -2, तो क्या बचा, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो बेसिकली हमें एक रिलेशन और आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजकल टू 2। तो अगर साइन में निकालना हो तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ सब तक सबको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। तो भाई साहब अब यहाँ से जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे सॉल्व करना है ना, इस थ्योरी को कैसे यूज करते हैं। चलो ए वेक्टर इजकल टू दिस, बी वेक्टर इजकल टू ये, तो फाइंड आउट पहला आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, कोसाइन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर वेक्टर।
तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ। तो आर वेक्टर इजकल टू क्या लिखोगे, दिस प्लस दिस, है ना, ये और ये को आपस में ऐड कर दो। तो आई वेक्टर प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 के कैप, दोनों को आपस में जोड़ो तो वाई आई कितना हो गया 4i प्लस 2j और j कितना हो गया 3j और 2 और 10 कितना हो गया 12k। ऐसा कुछ है, ये हो गया आर वेक्टर। क्या हो गया ये आर वेक्टर। 1 3 1 आई को एक आई साथ, जे के साथ और के के साथ। क्लियर है। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, देखो हमने जो निकाला था अभी बताया था आपको कि आर वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें देखो आर एक्स की जगह पे क्या है 4, आर वाई की जगह पे क्या है 3 और आर जेड के पास क्या है 2। ऐसी वैल्यू दे रखी है 12 है ना, दे रखी है ऐसी वैल्यू। तो हमें इस वेक्टर का आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। तो इसको आपस में लिखो तो क्या हो 16 प्लस 9 प्लस 144। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी रिजल्टेंट होगी, है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलो आगे क्या निकालना है हमें, कोसाइन डायरेक्शन। कोसाइन डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन जो मैंने अल्फा बीटा गामा निकाला था, अल्फा बीटा एंड गामा निकाला था, ये वैल्यू निकालनी। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता था, याद करो आप। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर क्या होता था, ए एक्स अपॉन ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर वेक्टर मॉड। इट मीन्स डैट आर एक्स कितना है, देखो पीछे आर एक्स 4 है और हमें कितना आया 13। तो बेसिकली ये क्या हो गया 4/13। इसी तरह से कॉस बीटा की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आर वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड। इट मीन्स डैट आर वाई कितना है, देखो यहाँ पे 3 और रिजल्टेंट कितना है 13। तो क्या हो जाएगा 3/13। इसी तरह से कॉस गामा की बात किया जाए तो कॉस गामा कितना हो जाएगा ए जेड अपॉन ए वेक्टर मॉड। तो ये कितना हो जाएगा आर जेड अपॉन आर वेक्टर मॉड। इट मीन्स दैट ये कितना है 12 और ये है 13। तो क्या हो जाएगा 12/13। तो ये हमारा कोसाइन डायरेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब ए का रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब लास्ट में क्या बोला गया है, ये देखो कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ऐसा निकालना है जो किसके पैरेलल हो, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या था, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास निकला है ये देखो क्या है 4i कैप 3j कैप 12k कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, है ना। अब यूनिट वेक्टर बराबर याद करो, पढ़ा होगा ए यूनिट वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। इट मीन्स डैट अगर आर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या लिखाएंगे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो आर यूनिट वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने निकाला है 13 आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 डाल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमाइन अ वेक्टर, क्या लिखा है कि डिटरमाइन अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर गिव जीरो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए 0। किसी भी वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर मतलब p प्लस क्यू वेक्टर के रिजल्टेंट में
क्या करो, एक ऐसा वेक्टर को आप ऐड करो जो हमें नेट वेक्टर जो मिले वो क्या मिले, जीरो। उसका जो नेट मिले कितना मिले, जीरो। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो सिंपल सी बात है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर में ऐसा प्लस एक्स वेक्टर लिखो जो हमें रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, जीरो। यही कहता है ना ये कि रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, है ना, डिटरमाइन अ वेक्टर विच हैव व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर। पी एंड क्यू वेक्टर के रिजल्टेंट में एक्स वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो रिजल्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो पी एंड प्लस क्यू की बात किया जाए तो पी और क्यू हमने वेक्टर लिखा नहीं है, तो हम एक वेक्टर लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पी और क्यू की वैल्यू नहीं लिखा है हमने, है ना, तो पी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, आई कैप टू जे कैप प्लस के कैप। पी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 2j 2k, 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर एंड q वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j, 2i माइनस j प्लस 2k। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन अ वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। मतलब p प्लस क्यू वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर को आप जोड़ो जो दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए, जो x वेक्टर मानेंगे हम लोग, है ना। तो इसके लिए ये बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो p प्लस क्यू हमने आपस में जोड़ा और इसमें एक ऐसा कोई वेक्टर जोड़ा, वही कह रहे हैं ना, एडेड टू अ वेक्टर, x वेक्टर जोड़ा, तो हमें क्या मिला, जीरो वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट मिला, गिव अ जीरो रिजल्टेंट, है ना। तो पहले p और q को लिख लो, तो क्या लिखोगे, i प्लस 2j प्लस k वेक्टर प्लस 2i कैप माइनस j प्लस 2k वेक्टर, है ना। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, अब प्लस x वेक्टर लिखो, इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो 2i कितना हो गया, 3i, 2j में से j चला गया, j, है ना, प्लस 2 और k, तो 3k वेक्टर इक्वल टू क्या मिला, प्लस x वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो x वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k। अगर इस वेक्टर को p प्लस क्यू वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, जीरो। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन, लिख लो। नेक्स्ट में देखो कि डिटरमाइन द वेक्टर which when added to the resultant of p vector plus q vector give a unit vector along x axis। along x axis का मतलब क्या हुआ कि i कैप मिलना चाहिए। तो फिर से हमें वही कहानी लिखना है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस x वेक्टर गिव i वेक्टर, यही है ना कि हमें यूनिट वेक्टर के मिले। तो अब यहाँ पे देखो i वेक्टर प्लस 2j प्लस k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप 2k कैप, इसमें क्या किया, एक x वेक्टर को जोड़ा तो क्या मिला, i वेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो तो i कैप 2j तो कितना हो गया, 3i कैप, 2j माइनस j तो j कैप, k प्लस 2k 3k कैप, है ना, प्लस x वेक्टर इजकल टू i कैप। तो x वेक्टर इजकल टू क्या हो गया, i कैप माइनस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, है ना। ऐसे होगा। तो ये क्या हो गया, माइनस, तो x वेक्टर बिकम्स टू i माइनस 3i माइनस 2i, तो माइनस 2i माइनस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए यहाँ तक।
आज जो पढ़ा वो रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन 3D में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए आपको। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, है ना। मल्टीप्लिकेशन, जैसे किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, किसी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।